हेलो टू ऑल, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल #GoInBiology। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और चीजें घर पर बैठ के सीख रहे होंगे। लॉकडाउन का बेनिफिट उठाइए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाइए और आपको एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ने वाला है नीट एग्जाम से और अपने बोर्ड एग्जाम से। सो प्लीज उसके लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से आप तैयार रहिए ना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट पर होनी चाहिए सारी चीजें और हर चीज को आप सॉल्व कर पाए। आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ये पूरा वीडियो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के ऊपर होगा, जिसमें आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, हम उसे डाइजेस्ट करके किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर पाते हैं और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस जगह और कहां कहां कैसे किया जाता है। सो प्लीज आइए और हम देखते हैं इस चीज को। तो देखिए, डाइजेशन दो तरह का होता है। पहला होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है केमिकल। तो मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ, कि टीथ की मदद से उसे मेस्टिकेट किया जाता है, तोड़ा जाता है और छोटे पार्ट्स में बदला जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। जब एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है तो फूड को आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है। तो एक तो होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है केमिकल। केमिकल डाइजेशन किसे कहते हैं? केमिकल डाइजेशन वो पार्ट है जिसके अंदर हमारे फूड के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करते हैं, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम ही हमारे फूड को डाइजेस्ट करके सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म्स में चेंज करते हैं। सो प्लीज अब आप देखें तो मैकेनिकल को मैंने पहले मेंशन किया है, इट बिगिंस इन बकल कैविटी। तो बकल कैविटी हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी जीआई ट्रैक की बात करें अपन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में सबसे पहला पार्ट है। तो बकल कैविटी में टीथ प्रेजेंट है। हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ 4 टाइप के टीथ होते हैं, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। ये सभी फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं और तोड़ करके उन्हें सिंपल फॉर्म में बदलने का काम करते हैं। इसके साथ आगे देखें कि च्युइड फूड, कि वो फूड जिसे चबाया गया हो और उसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट हो, तो वो बोलस कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी मैं बता चुका हूं, बोलस वो है जिसमें फूड को राउंड कर लिया जाता है और एक फॉर्म में बदल दिया जाता है सलाइवा की मदद से, उसे बोलस कहा जाता है। इसके साथ देखिए आप दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल डाइजेशन। ये हमारे डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। ये क्या करता है? एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन फूड, यानी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनका एक्ट करवाता है फूड के ऊपर, जिससे फूड को डाइजेस्ट किया जाता है कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल फॉर्म में। तो आप देखिए, तो सबसे पहला आज हम जो पढ़ने वाले हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं, जिन्हें कार्ब्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड का यानी हमारे मील का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को आज हम समझें। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलकर बने उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं और सिंपली हम इन्हें शुगर्स कहते हैं। लेकिन शुगर स्वीट होता है, ऐसा नहीं कि सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, कुछ मीठे भी होते हैं, कुछ अलग टेस्ट के भी होते हैं। तो मेन कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ आवर फूड, कि हमारे फूड में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है। तो पहले आप देखिए, स्टार्च, एग्जांपल लिखा है मैंने पोटैटो, पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज, फाइबर्स यानी जो हम सैलेड खाते हैं या कुछ और फ्रूट्स खाते हैं तो वहां सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और फाइबर की बहुत नीड होती है हमारे फूड के अंदर। लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होती है। सुक्रोज शुगर यानी चीनी में प्रेजेंट होती है। तो आप देख रहे हैं कि हम स्टार्च की फॉर्म में, सेल्यूलोज की फॉर्म में, लैक्टोज की फॉर्म में और सुक्रोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स स्टेज है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे फूड डाइजेशन में हम पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो प्लीज आप देखें, स्टार्च, सेल्यूलोज, लैक्टोज और सुक्रोज, यानी ये हमारे फूड के अंदर मोस्ट ऑफली प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखिए स्टार्च या अमाइलम, स्टार्च को अमाइलम भी कहा जाता है, इज रिजर्व फूड मटेरियल
इन प्लांट सेल। आपको सबको पता है कि प्लांट सेल में जो फूड को रिजर्व मटेरियल या रिजर्व फूड मटेरियल में रखा जाता है वो स्टार्च के फॉर्म में रखा जाता है। किस फॉर्म में रखा जाता है? स्टार्च के फॉर्म में। दूसरा देखें, द ग्लाइकोजन इज अ रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल सेल, और एनिमल सेल में जो रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में होता है वो ग्लाइकोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट अपना रिजर्व फूड मटेरियल किसके फॉर्म में रखते हैं? स्टार्च के फॉर्म में, और ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स किस में रखते हैं? ग्लाइकोजन में। तो अब हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कैसे और कहां शुरुआत हो रही है। प्लीज आप इसे इंपॉर्टेंट समझें और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखें और चीजों को समझते जाएं। तो देखिए मैं आपको स्टेप टू स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले जो डाइजेशन शुरू होता है वो होता है बच्चों बकल कैविटी में। तो बकल कैविटी में हमारे फूड का डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि हमारे माउथ के अंदर थ्री पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनकी हम बात कर चुके हैं, पेरिटोइड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो आप देखिए स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो टाइलिन की वजह से होता है। तो टाइलिन क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज को ऑप्टिमम पीएच कितना चाहिए बकल कैविटी के अंदर? 6.8। तो जब स्टार्च यानी पॉलीसेकेराइड का ब्रेकडाउन होता है तो वो किस किस में ब्रेक हो रहा है? माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रीन्स। तो देखिए जब पॉलीसेकेराइड का ब्रेकडाउन किया जाएगा तो वो किसके फॉर्म में होगा? डाइसेकेराइड की फॉर्म में। अब माल्टोज और आइसोमाल्टोज के साथ लिमिट डेक्सट्रीन के अंदर स्टार्च टूट चुका है, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन केवल कुक्ड स्टार्च पर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? कुक्ड स्टार्च। अगर अनकुक्ड स्टार्च हो तो वो यहां पर काम नहीं करता है। तो याद रखें कि कुक्ड स्टार्च पर ही टाइलिन काम करता है, और उसका ब्रेकडाउन हुआ है माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रीन्स। अब आप समझ पाए कि पॉलीसेकेराइड ब्रेकडाउन होकर के डाइसेकेराइड में चेंज हो गया है, और उसके साथ लिमिट डेक्सट्रीन। अब लिमिट डेक्सट्रीन्स क्या है? लिमिट डेक्सट्रीन्स एक इंटरमीडिएट स्टेज है जो पॉलीसेकेराइड के ब्रेकडाउन होने पर बदलती है या बनती है। तो लिमिट डेक्सट्रीन को मैंने यहां मेंशन किया है द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ स्टार्च, कि ब्रेकडाउन के बाद जो इंटरमीडिएट स्टेज स्टार्च की बदलती है उसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों? लिमिट डेक्सट्रीन्स। तो प्लीज आपको यहां पर ये समझ में आया होगा कि बकल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज ऑप्टिमम पीएच 6.8 पर काम करता है। स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रीन्स के अंदर। आगे देखिए, इसके बाद देखिए सलाइवरी अमाइलेज एब्सेंट इन रूमिनेंट्स यानी कड च्यूइंग एनिमल्स, कि जिनके अंदर रूमेन, रेटिकुलम, एमोसम और एबएमोसम यानी स्टमक 4 पार्ट में डिवाइड होता है, और उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। काउ एंड बफेलो जैसे हम एनिमल्स को देखें तो इनके अंदर सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट नहीं होता है। ये याद रखेंगे कि एब्सेंट इन रूमिनेंट्स एंड कार्निवोरस और रूमिनेंट्स के अंदर सलाइवरी अमाइलेज पाया नहीं जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। दूसरा, इट इज प्रेजेंट इन कॉकरोच यानी इंसेक्ट में सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है। पिग, हिप्पो एंड ऑल प्राइमेट्स, जिसके अंदर हम सभी को इंक्लूड करते हैं, ह्यूमन बींग्स, एप्स, गिब्बन्स को, तो सभी के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है। तो ये स्पेशली आप याद रखें कि रूमिनेंट्स और कार्निवोरस के प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद जब फूड बॉलस में बदल चुका होता है, स्टार्च का डाइजेशन माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्सट्रीन्स के अंदर हो जाता है, तो उसके बाद फूड बॉलस में चेंज होकर के कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं। किसके पाइप के नाम से जानते हैं? फूड पाइप। तो ईसोफेगस एक फूड पाइप स्ट्रक्चर है जो बॉलस को ट्रांसफर करती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के तहत, कहां? स्टमक पार्ट के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईसोफेगस कैन नॉट सीक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, वहां से कोई डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ कुछ म्यूकस सेल्स होती हैं जो एक म्यूकस सब्सटेंस का सीक्रेशन करती है, जो बॉलस के साथ फूड को स्टमक में ले जाने में मदद करता है। हम बात करेंगे कि यहाँ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं। तो आप देखें, डज नॉट सीक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ईसोफेगस से कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं हो रहा। डाइजेशन ऑफ स्टार्च कंटिन्यू इन ईसोफेगस। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि हमारे माउथ में स्टार्च का डाइजेशन तो हो रहा है, तो क्या ईसोफेगस में डाइजेशन हो रहा है? तो उसका आंसर होगा यस। क्यों?
क्योंकि स्टार्च के साथ सलाइवरी अमाइलेज मिल चुका है और सलाइवरी अमाइलेज वहां से स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब इसोफेगस में आकर के डाइजेशन रुका नहीं है, वो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है और कहां तक ले जाएगा उसे, स्टमक पार्ट तक। तो यानी यहां पर क्या है, द डाइजेशन ऑफ स्टार्च कंटिन्यू इन ईसोफेगस, तो कंटिन्यूअस रहता है। इसके बाद देखिए स्टोमक, तो स्टोमक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेफ्ट साइड में हमारे प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा है एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच क्यों है, क्योंकि यहाँ पैराइडल सेल्स होती है और हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl का सीक्रेशन करती है। तो एसिडिक पीएच इनहिबिट्स एक्टिविटी ऑफ टाइलिन ऑन स्टार्च। तो मैं आपको बताऊंगा जैसे स्टमक में HCl की प्रेजेंस होती है, एसिडिक मीडियम होता है, तो टाइलिन इनहिबिट हो जाता है, वो अपना काम करना बंद कर देता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम पर वो काम नहीं करता और स्टार्च पर उसका जो डाइजेशन होता है वो रुक जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक बोलस कंप्लीटली एसिडिक होता है तब तक हमारे स्टार्च में लगभग 30 to 50% स्टार्च का डाइजेशन हो चुका है। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है, आप बिल्कुल याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब तक HCl पूरे बॉलस पर काम करता है तब तक आप देखें कि हमारे स्टार्च में जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज होता है वो 30 to 50% डाइजेस्ट कर चुका होता है कार्बो स्टार्च को, आपको याद रखना है। बाय द टाइम द बॉलस बिकम एसिडिक, प्रेजेंस ऑफ HCl, तो 30 to 50% ऑफ स्टार्च डाइजेस्ट बाय द टाइलिन ऑफ सलाइवा, यानी हमारे जो डाइजेस्ट हो चुका होता है उसका 30 to 50% टाइलिन की वजह से स्टार्च डाइजेस्ट हो चुका है। अब रिमेनिंग 50% कहां है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब आप देखें कि हमने पढ़ा है कि फूड को बॉलस से यहां काइम में बदल दिया जाता है, क्योंकि जब फूड होता है उसमें बॉलस प्लस एसिडिक कंटेंट्स ऑफ स्टमक यानी HCl ऐड हो जाता है, तो वो फूड किस में चेंज हो जाता है, काइम में। आप इसे याद रखेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 चीजें कवर की, बकल कैविटी, सलाइवरी अमाइलेज, बकल कैविटी, ईसोफेगस एंड स्टमक। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी कौन सा पार्ट, ड्यूडेनम में, जहां पैनक्रेटिक जूस, बाइल जूस का सीक्रेशन होता है। और आप देखते हैं इंटेस्टाइनल जूस यानी इंटेस्टाइनल सेल्स होती हैं जो सीक्रेट करती हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो बहुत बड़ा पार्ट है जहां पर आकर के मेजर फूड का डाइजेशन किया जाता है और एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो इंटेस्टाइनल जूस की अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से भी कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, यहां तक हमारी पेनक्रियाज भी सीक्रेट करती है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम आते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखेंगे कि बाइल जूस लीवर से सीक्रेट हो रहा है, पैनक्रेटिक जूस पैनक्रियाज से सीक्रेट हो रहा है, और इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है। तो यानी इन तीनों का मिक्सचर आकर के फूड पर एक्ट करता है और उसे डाइजेशन करता है। तो आप देखिए द बाइल जूस यानी लीवर के गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस आ रहा है डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी बाइल जूस के पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, लेकिन उसके पास बाइल पिगमेंट्स होते हैं जिनके हम आगे जाकर बात करने वाले हैं कि वो फैट इमल्सिफिकेशन में किस तरह से काम करते हैं। इसके बाद आप देखें जो पैनक्रेटिक अमाइलेज और अमाइलोप्सिन है, यानी पैनक्रेटिक अमाइलेज सीक्रेट होता है पैनक्रियाज से, जिसे अमाइलोप्सिन भी कहा जाता है, और ये कितने पीएच पर काम करता है, 4 to 11, यानी पीएच कितना चाहिए पैनक्रेटिक अमाइलोप्सिन को कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करने के लिए, 4 to 11। और ये क्या करता है, इट डाइजेस्ट रिमेनिंग स्टार्च। तो आप देख पा रहे हैं कि 30 to 50% तो सलाइवरी अमाइलेज कर ही चुका है, लेकिन इसके साथ देखेंगे जो पैनक्रेटिक अमाइलेज यानी अमाइलोप्सिन है वो रिमेनिंग स्टार्च को माल्टोज आइसोमाल्टोज में चेंज करने का काम करता है और लिमिट डेक्सट्रीज में बदलने का काम करता है। यानी पैनक्रियाज से सीक्रेट होने वाला अमाइलोप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिमेनिंग स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके साथ देखिए it digests remaining starch into maltose and isomaltose. It can digest cooked and uncooked. ये very important है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमने बात की कि जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो केवल कुक्ड स्टार्च पर बात करता डाइजेस्ट करता है, लेकिन
जो अमाइलोप्सिन है पेनक्रियास से जो सीक्रेट होता है वो कुक्ड और अनकुक्ड स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है। इसके साथ अब आगे देखें आप, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटेस्टाइनल जूस यानी जिसे हम ब्रश बॉर्डर्ड एंजाइम्स भी कहते हैं, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे पहला इंटेस्टाइनल अमाइलेज, तो इंटेस्टाइनल अमाइलेज वर्क करता है स्टार्च पर ही, स्टार्च इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रिन्स पर। तो आपको याद रखना है इंटेस्टाइनल अमाइलेज किस पर काम कर रहा है, स्टार्च को ही ब्रेक डाउन कर रहा है माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रिन्स में। इसके बाद आप नीचे देखें माल्टेज, तो माल्टेज एंजाइम भी इंटेस्टाइनल जूस में सीक्रेट हो रहा है। इट ब्रेक्स माल्टोज इनटू 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि यहां से अब डाइसेकेराइड फॉर्म को मोनोसेकेराइड फॉर्म के अंदर डाइजेस्ट किया, मोनोसेकेराइड के अंदर चेंज किया जा रहा है। तो आप देखें, सो माल्टोज ब्रेक माल्टोज इनटू द 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। इसके साथ देखें आगे आइसोमाल्टेज, सो आइसोमाल्टेज ब्रेक डाउन करता है 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज में, यानी आइसोमाल्टेज से आइसोमाल्टोज का ब्रेकडाउन होता है 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज में। तो सुक्रेज एंजाइम काम करता है सुक्रोज पर और वो किस में ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। इसके साथ देखें लिमिट डेक्सट्रिन्स, तो लिमिट डेक्सट्रिन्स इंटरमीडिएट स्टेज थी, तो लिमिट डेक्सट्रिन्स को ब्रेकडाउन किया जाता है ग्लूकोज में, आप याद रखें। इसके बाद देखिए लैक्टेज, लैक्टेज का जो डाइजेशन होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में बदलने का काम करता है। तो आप यहां पर एक बार देखें कि इंटेस्टाइनल अमाइलेज स्टार्च पर काम करता है जो माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्सट्रिन्स को बदलता है। माल्टेज एंजाइम काम करता है जो माल्टोज को 2 यूनिट 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में चेंज करने का काम करता है। इसके बाद देखें आइसोमाल्टेज, तो आइसोमाल्टेज एंजाइम 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज यानी 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज को चेंज करता है। इसके बाद देखिए सुक्रोज, जो सुक्रेज जो सुक्रोज पर काम करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। इसके बाद लिमिट डेक्सट्रिन्स एंड ग्लूकोज में बदलता है। और उसके बाद लैक्टेज यहां पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर चेंज होता है। इसके साथ आप यहां देखें कि एंड प्रोडक्ट क्या बचा है हमारे पास, सबसे पहला ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये तीनों की तीनों फॉर्म मोनोसेकेराइड फॉर्म है यानी सिंपल शुगर्स हैं। अब इन सिंपल शुगर्स को हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी विलीज प्रेजेंट होते हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एसिमिलेट कर लेते हैं और उसके बाद हमारे ब्लड के अंदर उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात की जिसमें हमने बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पैनक्रेटिक अमाइलेज यानी अमाइलोप्सिन का एक्शन समझा। फिर इसके बाद इंटेस्टाइनल जूस में आपको याद रखना है इंटेस्टाइनल अमाइलेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज, लिमिट डेक्सट्रिन एंड लैक्टेज। मैं आप सभी से ये बोलना चाहूंगा कि जो अभी जो ट्रेंडिंग जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से बन रहे हैं कि माल्टेज का डिकम्पोजिशन किस फॉर्म में हो रहा है। तो माल्टेज टूट रहा है, जो माल्टेज एंजाइम है जो माल्टोज को ब्रेक करता है 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज में। जैसे यहां देखिए जो सुक्रेज है जो सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो आप इन्हें राइट यानी लिखकर याद करें और उनकी यूनिट्स को बिल्कुल इंपॉर्टेंटली याद रखें कि यहां पर माल्टोज किस में टूट रहा है, ग्लूकोज का जो ग्लूकोज है उसके साथ गैलेक्टोज यानी सुक्रोज के फॉर्म में हमको प्राप्त हो रहा है, फ्रक्टोज में प्राप्त हो रहा है। तो इनकी कितनी मात्रा और कितना यूनिट हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इसको याद रखें। अगर आज हम कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात करिए, अब हम अगले वीडियो के अंदर प्रोटीन और लिपिड डाइजेशन की भी बात करने वाले हैं। सो प्लीज आप इसे फोकस करें, चीजों को आसानी से लिखें और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।